हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी को पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया जो दर्शन है हम लोग उसको देखेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। ये आपके जो पेपर होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उसमें जो पहला पेपर है CC5 उसका ये आखिरी टॉपिक है, तो हम लोग उसको अभी कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग CC6 के सभी टॉपिक्स को हम लोग बारी बारी से कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो पहली बात कि जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। ये एक जर्मन दार्शनिक हैं, ये एक जर्मन फिलोसफर हैं। 5 मई 1818 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 14 मार्च 1883 में लंदन में हुई थी, जो कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रवासी के रूप में इनका एक अस्थाई परमानेंट घर बोल करके नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब ये एक प्रवासी के रूप में कभी इस देश, कभी उस देश, कभी वहाँ, कभी यहाँ रह करके वो अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहे, और निरंतर उन्होंने प्रयास किया कि लोगों को वो ये चीज़ समझा सकें। जो उनकी जो दर्शन है वो आगे हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, तो बात करें तो ये एक ऐसे जर्मन दार्शनिक हैं, एक जर्मन फिलोसफर हैं जिसे आधुनिक युग का सबसे प्रभावशाली विचारकों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मार्क्स का जो जन्म हुआ था पश्चिमी प्रशा में एक यहूदी परिवार में हुआ था इनका जन्म। लेकिन जो इनके जब ये छोटे थे ना, तभी इनके बचपन में ही इनके माता पिता थे, उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म को अपना लिया। उन्होंने ईसाई धर्म को, ईसाई मज़हब को अपना लिया और वो ईसाई बन गए। तो जाहिर है कि माता पिता जिस रिलीजन को फॉलो करेंगे, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, जो उनके बच्चे होंगे वो भी उनके नक्शे कदम पर और माता पिता के द्वारा जो बताया जाता है वो बच्चे भी वही करते हैं। तो वो एक यहूदी के रूप में ना हो करके बल्कि ईसाई के रूप में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। धर्म की अगर हम लोग बात करें तो धर्म का जो अगर प्रभाव देखा जाए तो वैसे तो जो मार्क्सवादी होते हैं या जो इनकी जो विचारधारा है वो किसी रिलीजन को उतनी वरीयता नहीं देते, उतना वो उनके नज़दीक जो है ना रिलीजन धर्म बोल के कुछ होता ही नहीं है, उतना इम्पैक्ट नहीं करता है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वो ये थी कि इनके माता पिता ने ही जो है बचपन में इनके छोटे में परिवर्तन कर लिया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था। इनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही थी, अच्छे फिलोसफर जब ये बने तो जाहिर है कि ये पढ़ते थे, ये बहुत पढ़ते थे। जहाँ इनको मौका मिलता था पढ़ने का वो वहाँ पढ़ते थे, किसी लाइब्रेरी में हो, जहाँ मौका मिल जाए। और पढ़ाई का, पढ़ने का, किताबों को पढ़ने का तो इनको इतना शौक़ था। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी दुनिया में अब तक आपने जितने भी फिलोसफर्स को देखा है या जितने भी विद्वान को देखा है या जो एक बड़ी हस्ती को देखा है जो दुनिया में या नाम कर चुके हैं, अभी हम लोग जिनको पढ़ रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, जिनके बायोग्राफी हम लोग देख रहे हैं, उन्हें आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि वो पढ़ते बहुत थे। वो उनके अंदर पढ़ने का एक अलग ही जुनून हुआ करता था, और जो तालीम को लेके चलेगा तो जाहिर है कि वो दुनिया में अपना एक अलग ही नाम करेगा। तो यही चीज़ है। तो इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो स्कूलिंग हुई, उसके बाद जो अगर इनकी यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग पढ़ाई देखें तो एक यूनिवर्सिटी है बॉन और एक है बर्लिन, जैसे यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई हुई। ठीक है, ये हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया हीगल की फ़िलॉसफ़ी के बारे में, आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। जो हीगल की फ़िलॉसफ़ी है ये हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो ये सब तो चल ही रहा था। तो ये एक उग्र विचारक थे। ये जो इनकी जो विचारधारा थी काफ़ी उग्र थी। ये गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे जल्दी, और गलत अगर देखते थे तो उसको बर्दाश्त करने उनको नहीं होता था, तुरंत वो एक्शन लेना चाहते थे। उसको बदलने की एकदम इनके अंदर चेतना होती थी, या एकदम सोच होती थी इनकी। तो इनके जो उग्र विचार थे इसके कारण इन्हें प्रधानाध्यापक का पद नहीं मिला। इनको मिल रहा था मौका, लेकिन इन्हें इनके उग्र विचारों के कारण इन्हें नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं चीज़ों को।
तो जो इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी, इन्होंने जो अपने जीवन को आगे बढ़ाया, या एक कुछ काम करना तो होता है हर किसी को, तो इन्होंने जो जीवन की शुरुआत करी एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ये सब तो था। तो उसके बाद जो वो पढ़े इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ने के बाद 1843 में समाजवाद के अध्ययन के लिए वो पेरिस चले गए थे। ठीक है, ये सोशलिस्ट हैं, आप समाजवादी हैं, आप इनके बारे में जब इनकी फ़िलॉसफी को पढ़ें तो ये चीज़ समझेंगे कि एक बहुत ही बड़े सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, लोकहित के लिए सोचने वाले हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत लोकहित वाले हैं, क्योंकि ये खुद एक संपन्न परिवार से आते थे। एक होता है कि कोई अगर मिडिल क्लास का फैमिली का जो बंदा है, या मिडिल क्लास फैमिली से जो आ रहा है, तो वो चीज़ों को समझता है कि नहीं, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती हैं, क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आती हैं। लेकिन एक अपर क्लास से आने के बावजूद ये जब चीज़ों को समझ रहे हैं ना, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना। तो यही चीज़ है। तो खैर, तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, अगर किसी दूसरे की तकलीफ़ को देख करके, परेशानी को अगर आप महसूस कर सकते हैं, तो तभी आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। तो यही चीज़ मार्क्सवाद में थी, या कार्ल मार्क्स में थी। मार्क्सवाद तो एक विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की जो एक फ़िलॉसफी है वो एक विचारधारा है, मार्क्सवाद। ठीक है, तो जब ये पेरिस गए तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है कुछ लोगों से जो इनके सहयोगी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो एक ये हैं फ्रेडरिक एंगल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी मदद करते हैं, इनके सहयोगी के रूप में होते हैं। इनकी जो इन दोनों में जो दोस्ती होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों की विचारधारा बहुत मिलती जुलती रहती है। ये दोनों कुछ ऐसा होता है कि जो ये सोचते हैं उनको लगता है नहीं यही सही है, चलो हाँ, दोनों की सोच बहुत मिलती है इसमें। ठीक है, तो एंगल्स ने मार्क्स के सहयोगी के रूप में उनकी रचनाओं के संपादन तथा स्वतंत्र लेखन के रूप में मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इनका जो रोल है ना, इन्होंने जो काम किया है मार्क्सवादी विचारधारा को फैलाने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, इतनी उन्होंने मदद करी है। ठीक है, फ्रांस में, पेरिस में रह रहे थे, क्योंकि ये तो एक जर्मन नागरिक हैं, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, पेरिस में रह रहे हैं। तो पेरिस में जब रह रहे हैं, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है, और फ्रांस की सरकार से कौन आग्रह कर रहा है, प्रशा की सरकार आग्रह कर रही है। तो जब प्रशा की सरकार उनसे आग्रह कर रही है कि ठीक है आप इनके खिलाफ एक्शन लें, तो जब वो एक्शन लेती है तो उनको वो बेदखल करती है, बाहर निकाल देती है। तब उसके बाद जो है ये जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वो पहुंच जाते हैं ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स पहुंच जाते हैं, वहीं रह करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, अपनी विचारों को आगे लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो चल रहा है। एंगल्स की सहायता से साम्यवादी जो प्रचार है चलाया गया, और साम्यवादी प्रचार को शुरू करा गया। ठीक है, तो 1843 में फ्रांस में क्रांति होती है। फ्रांस में क्रांति हो जाने के बाद जो हमारे कार्ल मार्क्स साहब हैं, वो क्या करते हैं, फ्रांस वापस लौटते हैं और साम्यवादी गतिविधियों को तेज करने के इरादे से वह जर्मनी पहुंच जाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ठीक है, वहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन वो रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं इस केस से। उनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं, इसके लिए उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अंत में वह निर्वासित के रूप में कहाँ पहुँच जाते हैं, लंदन पहुँच जाते हैं, लंदन में ही रहते हैं। वहीं उनकी जो मृत्यु होती है 1883 में, 1883 में उनकी मृत्यु लंदन में यानी यूके में ही हो जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मार्क्स की इतिहास प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं, वो क्या हैं। तो एक आप जान लें, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, जो 1848 में प्रकाशित हुई। ठीक है, उसके बाद जो उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, मीमांसा
जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखें ये कब हुआ था, ये 1859 में हुआ था। ठीक है, प्रकाशित। उसके बाद कैपिटल, जो उनकी प्रसिद्ध किताबों में, प्रसिद्ध रचनाओं में से है, 1867 में। ये फर्स्ट पार्ट है, इनके अन्य पार्ट भी आए, 2 पार्ट और हैं जो इनकी मृत्यु के बाद आए थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे उन्होंने जो उनकी जो विचारधारा, उन्हें जो फिलॉसफी रही है, वो जो कहना चाह रहे थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उन्होंने तत्कालिक समाजवाद को 2 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, विभाजित किया था, एक स्वप्नदर्शी समाजवाद, एक वैज्ञानिक समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, उसकी जो नींव रखी है उन्होंने, हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, इसकी नींव उन्होंने रखी थी। ठीक है, अर्थात उनके इतिहास के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के आधार पर साम्यवाद के लक्ष्य तक पहुंचने का लाभ, और दूसरी ओर सर्वहारा समाजवाद का सिद्धांत रखा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो अब इसका जो अर्थ है, यानी हम लोग आगे देखें, मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति से पैदा होने वाली परिस्थितियों में कामगार वर्ग को नई चेतना देकर साम्यवाद समाज यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना की योजना बनाई। यानी उन्होंने जो एक शोषित वर्ग देखा, यानी शोषित वर्ग कौन है, मजदूर है। मजदूर के साथ कैसा हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेतरीके से कमर तोड़ काम करवाए जा रहे हैं, 12 घंटे 14 घंटे, बूढ़े बच्चे औरतें किसी को नहीं दे। सबसे मजदूरी, जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी मिल में काम करता है, जो किसी कारखाने में काम करता है, जो एक मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी करता है अपनी रोजी रोटी को, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, वो ये देख रहा है, तो जो इनकी मजबूरी को देखा, बेतरीके काम कराया जाता है, मजदूरी के नाम पे बस इतना ही दिया जाता है। जो मजदूरों के हक की अगर बात करते हैं, जो मार्क्सवाद हैं, मार्क्सवादी यानी कार्ल मार्क्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब क्या होगा, सबका एक टाइम फिक्स होगा, उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, मजदूरों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें भी समय पे काम पे जाना है, समय पे उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए, समय पे उन्हें पैसे मिलने चाहिए। इन सब को लेकर के कार्ल मार्क्स ने आवाज़ उठाई और अपनी एक विचारधारा रखी और एक योजना बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया और बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। मार्क्स ने कामगार वर्ग को पूंजीपतियों के विरोध में संघर्ष का रास्ता दिखाया और व्यवहारिक योजना प्रस्तुत करी। उन्होंने जो मजदूर वर्ग है उनको बताया कि ऐसे ऐसे करो, और जो पूंजीपति लोग हैं उनको उनके विरोध में यानी उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कार्ल मार्क्स ने उनको बताया कि नहीं, विरोध करो, उठ खड़े हो जाओ, अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होगा, मेरी बात सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसे मतलब अपने अधिकार मिलेंगे। यानी मजदूरों के भी तो अधिकार होते हैं ना, उन्हें भी समय पे वो भी तो इंसान हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि वो भी तो इंसान है, उनके बारे में तो सोचो। तुम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हो, जाते हो, बड़े से महल में रहते हो, जो वो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर है, उसका भी तो ख्याल करो। आज भी हम लोग देखें तो मजदूरों के अधिकारों के लिए बहुत सारे जो है संगठन बने हुए हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं और काम करते हैं। उनके खिलाफ अगर कभी उनके खिलाफ अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं इसके लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें यह है कि उन्होंने प्रस्तुत किया जो सामान्य वर्ग है,
जो मजदूर वर्ग है उसे ही शासन चलाना चाहिए, यानी जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग के द्वारा गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसे रोक देना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए और शासन मजदूरों के हाथ में दे दो, शासन सामान्य वर्ग के हाथों में दे दो। हम चला लेंगे शासन, हम देश को चला लेंगे, हम प्रशासन को चला लेंगे, कैसे चलाना है तुम लोग अपना अपना देख लो, तुम्हारे द्वारा जो है यानी अमीरों के द्वारा बहुत शोषण हुआ है मजदूरों के ऊपर, इसीलिए अब बस अब नहीं। तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का जो एक विचार है और एक हम लोग एक दूसरा जो उनकी विचारधारा है उसको देख लें। ठीक है, डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ अब जल्दी इसको ख़त्म करूँ, तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद का आरंभ जो अगर हम लोग देखते हैं वो कहाँ से हुआ, 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसमें व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी जाती है और मांग की जाती है कि राज्य को व्यक्ति के परस्पर लेन देन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का सीमित काम है, राज्य को अपने सीमित कार्य में ही रहना चाहिए। जैसे राज्य का काम क्या होना चाहिए, जैसे राज्य सीमित कार्य करे, जैसे कानून व्यवस्था का प्रवर्तन करे, देश की रक्षा का प्रबंधन करे। ठीक है, देश में जो सिक्योरिटी का जो इश्यूज है उसका ख्याल रखे, उसके ऊपर ध्यान दे, सामान्य सेवाओं की व्याख्या करे, सड़कों का निर्माण करे, पुल बनाए, पुल और बांध बनाए, और जो जन व्यवस्था है सुरक्षा के साधन जुटाए और अनुबंधों को लागू करे इत्यादि कार्य राज्य करे। और राज्य का काम इतना नहीं है कि वो व्यक्तियों के मामलों में, निजी मामलों में हस्तक्षेप करे। राज्य के कुछ सीमित काम होने चाहिए, जो शासक होता है उसके एक शासन प्रशासन के एक सीमित कार्य होने चाहिए, और व्यक्ति के निजी मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो कहती है। ठीक है, अब हम हैं पूंजीवाद। वह आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के साधन जैसे भूमि, भवन, खनिज स्रोत, वन संपदा, संयंत्र और पूंजी मुख्यतः निजी स्वामित्व में रहते हैं और सारा उत्पादन या वितरण या विनिमय निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रणाली बाजार अर्थव्यवस्था के साथ निकट से जुड़ी है, जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप इन सब से यही समझ सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है, तो जो कार्ल मार्क्स हैं इसके विरोध में है, वो इसके पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो सरकार के हाथ में रहेगी तभी लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, निम्न गरीब से गरीब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा, इससे मूल्य का इजाफा होगा, बढ़ेगा, महंगाई आएगी। तो देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक पक्ष होता है। अगर खुल करके जो निजीकरण है उसका विरोध भी नहीं हो सकता है, उसके भी कुछ लाभ हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और जो निजीकरण हो रहा है उसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इन दोनों का जो संतुलन बना के जो चला जाए वही बेहतर है, वही अच्छा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।